नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। तो पढ़ाई आई होप आपकी परफेक्टली चल रही होगी। अब हम लोग ईएमटी पे वापस से आते हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर बायोसावर्ट खत्म किया था। उसके थ्रू हम लोगों ने फोर्स वगैरह बहुत कुछ चीज़ें निकाली थी। ठीक है, अब हम उसके आगे चलेंगे और अब जो ईएमटी का सबसे तगड़ा पोर्शन है एम्पियर्स लॉ, उसकी बात करेंगे। एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे, फिर उसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। एम्पियर्स लॉ गाउस लॉ जैसा ही कुछ होता है। मतलब जिस प्रकार से इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर गाउस लॉ होता है ना, ठीक उसी प्रकार से हमारे मैग्नेटोस्टेट के अंदर एम्पियर्स लॉ होता है। एम्पियर्स लॉ आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड के अंदर तो पढ़ा ही होगा, नो डाउट। वहीं से शुरू करेंगे जो 12th का स्टैंडर्ड है आपका एम्पियर्स लॉ का, और फिर उसको बारी बारी से हम लोग गाउस लॉ से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले एम्पियर्स लॉ क्या होता है, उसका स्टेटमेंट हम लोग एक बार देखेंगे। हेडिंग दे दीजिए एम्पियर्स लॉ। ये हमारा लास्ट लेक्चर था, ये लास्ट स्लाइड थी। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोग आवाज़ से नया शुरू करना है। चलिए, तो हम शुरू करते हैं। हेडिंग दे लीजिए एम्पियर्स लॉ। ठीक है, Ampere's law is used to be find out the magnetic field. Ampere's law is used to be find out the magnetic field due to different current distributions. Due to different current डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हमारे पास अलग अलग टाइप की करंट होती है, I1 I2 I3 जस्ट लाइक दिस। ठीक है, इट स्टेट्स दैट the circulation of magnetic field, the circulation of मैग्नेटिक फील्ड। देखो, मैग्नेटिक फील्ड का सर्कुलेशन, सर्कुलेशन का मतलब होता है लेंथ के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, और सर्किल का मतलब बाउंड होना चाहिए। तो वो जो लेंथ बाउंड हो जाती है ना, वही सर्कुल बन जाती है। ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो सर्कुलेशन होता है अराउंड द क्लोज्ड लूप, अराउंड द क्लोज्ड लूप, अराउंड द closed loop, that is called that is एम्पियर लूप। तो हमको गाउस लूप, लूप गाउस की तरह ही हमको एम्पियर का लूप बनाना पड़ेगा बेटा। जैसे हम लोगों ने गाउस का एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया था, जैसे गाउसियन सरफेस नाम किया था, वैसे ही यहाँ पर हमको सिमेट्रिक बॉडीज के लिए एक एम्पियर लूप क्रिएट करना पड़ेगा, और उस एम्पियर लूप में जितनी करंट हमारे पास होती है उसी करंट को आगे यूज करना पड़ेगा। दैट इज एम्पियर लूप। दैट इज एम्पियर लूप।
और सर्कुलेशन जो होता है उसको इस तरह से डिनोट करते हैं बेटा, क्लोज लूप एंड बी डॉट डी एल, इसी को बोलते हैं सर्कुलेशन। ठीक है ना बेटा, is equal to the current is equal to the current enclosed by the contour C enclosed by the कंटूर, मतलब वही जो क्लोज लूप है उसी को कंटूर बोलते हैं। सी मल्टीप्लाई बाय परमिएबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय परमिएबिलिटी, वहां पर परमिटिविटी आता है गाउस लॉ के अंदर, ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस। समझाते हैं, जरा ध्यान से समझना बच्चों। मान लीजिए किसी भी सर्कुलेशन में हमारे पास इस तरह से एक सर्कुलेशन है जिसे हमने एम्पियर लूप नाम दे रखा है, और इस एम्पियर लूप में से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की करंट्स हमारे पास फ्लो हो रही है, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर कुछ करंट इस लूप में एंटर करेगी और कुछ करंट्स बाहर निकलेगी, मे बी लाइक दिस। ठीक है, तो सर करंट तो कुछ भी हो सकती है बेटा, अंदर या बाहर तरीके से। तो हम जो अंदर आएगी उसको प्लस में ले लेंगे, जो बाहर जाएगी उसको माइनस में ले लेंगे। तो जो सर्कुलेशन होता है दैट इज बी डॉट डी एल, जो सर्कुलेशन होता है दैट इज बी डॉट डी एल is simply equal to the current enclosed, that is the enclosed current multiplied with the mu naught. This is just like that law which is the Gauss law जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था। वहाँ बस ये था कि ये जो dl है ना उसकी जगह ds था, मतलब सरफेस था, और ये जो करंट है उसकी जगह चार्ज था, एनक्लोज्ड चार्ज। और मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्मूले हैं वो मैग्नेटोस्टेट में एज इट इज यूज आते हैं। बस आप 1/एप्सिलॉन की जगह म्यू रख दो, या म्यू की 1/म्यू की जगह एप्सिलॉन रख दो, तो बस वहाँ पे 1/एप्सिलॉन था तो यहाँ हमने म्यू रख दिया, दैट्स इट। तो ये जो सर्कुलेशन है ना, इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 माइनस I2 माइनस I3, बिकॉज ये बाहर जा रही है, और प्लस I4, ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। अब इसका हम लोग अगर क्या बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म देखें, इसको डेरिवेटिव करें तो वो एक तरह से मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन बन जाती है। चलो वो भी एक बार देख लेते हैं। तो अगला हेडिंग दो, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। देखो कुछ नहीं है, इंटीग्रल फॉर्म डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है, और वही डिफरेंशियल फॉर्म गाउस लॉ कहलाती है। ठीक है ना, तो ऐसा कोई खास नहीं है। हम ये जानते हैं बेसिकली कि जो करंट होती है, जो करंट डेंसिटी होती है वो di/ds होती है, करंट इनटू एरिया। ठीक है, और इन जस्ट एन कैप डायरेक्शन, एन कैप किसका डायरेक्शन होगा, सरफेस का। कारण क्या है कि करंट के पास तो कोई डायरेक्शन होता नहीं है, वेक्टर तो होता नहीं है करंट। करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी,
सो वी कैन से दैट जो एन कैप होगा वो सरफेस का डायरेक्शन होगा। तो ये हमारे पास करंट डेंसिटी है, यहाँ पे इसको नाम देते हैं हम लोग करंट डेंसिटी करके। तो यहाँ से आप करंट निकाल सकते हो। करंट इज सिंपली जस्ट लाइक J dot n cap ds. N cap is the direction of surface. Okay. Now from Stokes theorem. Stokes theorem ये बात बोलती है कि आप लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर जैसे मान लो आपके पास में क्लोज लूप में क्या है, लाइन इंटीग्रल है, तो आप इसको सरफेस में चेंज कर लो, प्रॉब्लम ही नहीं है कुछ। बस शर्त ये कि आपको जो भी वेक्टर है उसका कर्ल लेना पड़ेगा। तो आपने कर्ल ले लिया तो ऑटोमेटिकली ये किस में चेंज हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा, जहाँ एन कैप सरफेस का डायरेक्शन है। इन दोनों को आप जो आपका एम्पियर्स लॉ है उसमें पुट कर दीजिए। तो एम्पियर्स लॉ में आप इसको पुट कर देंगे तो P डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई विद द आई मतलब कि दिस थिंग। दोनों और सरफेस इंटीग्रल को कंपेयर कर लो। तो जैसे आप सरफेस इंटीग्रल को कंपेयर करेंगे, सरफेस इंटीग्रल को कंपेयर करते आपको ये मिल जाएगा म्यू नॉट जे। सरफेस इंटीग्रल को कंपेयर करते आपको ये मिल जाएगा म्यू नॉट जे। दैट्स कॉल्ड द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। अब होता क्या है कि ये जो डिफरेंशियल फॉर्म है ना, ये मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन होती है। पर मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन में एक एक्स्ट्रा टर्म भी आती है, वो आती है म्यू नोड एप्सिलॉन नोड डेल ई अपॉन डेल टी। वो क्यों आती है वो मैं आपको बताऊंगा मैक्सवेल इक्वेशंस के टाइम पे। बट क्यों नहीं आती है वो मैं आपको भी बता दूंगा, ठीक है ना। कंडीशन ऑफ फॉर दी वैलिडिटी ऑफ एम्पियर्स लॉ। ऐसी क्या कंडीशन है जो इस तरह की इक्वेशन को डिज़ाइन करने में बाधा उत्पन्न करती है, मतलब डिज़ाइन करवाती है, और वो डिज़ाइन नहीं करती है। कौन सी डिज़ाइन नहीं करती है, जिसमें प्लस में क्या आता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल। ये क्यों नहीं आता है यहाँ पे, ठीक है ना, ये क्यों नहीं आता है इस वाली इक्वेशन में, जबकि ये तो आना चाहिए। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसका कारण एक्चुअली सिंपल सा है। एक्चुअली जब चार्ज डेंसिटी जो है ना टाइम पर डिपेंड नहीं करती है और कांस्टेंट रहती है, तो जब चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट रहती है ना तब ये इक्वेशन बनती है। और यही कंडीशन है इस इक्वेशन को डिज़ाइन करने की, यही कंडीशन है इसको बनाने की। तो कंडीशन देख लेते हैं एक बार कि क्या कंडीशन है जो डेल क्रॉस बी बराबर म्यू नॉट जे ही होता है। तो कंडीशन फॉर वैलिडिटी ऑफ एम्पियर्स लॉ, कंडीशन फॉर वैलिडिटी ऑफ एम्पियर्स लॉ, सिंपल, ठीक है। तो देखो आप लोगों ने क्या देखा बच्चों, आप लोगों ने ये देखा कि कर्ल ऑफ बी का वैल्यू जो आता है वो आता है म्यू नॉट जे। ये तो आपको पता है, ठीक है। टेकिंग द डाइवर्जेंस ऑफ बोथ साइड, टेकिंग द डाइवर्जेंस ऑफ बोथ साइड, टेकिंग द डाइवर्जेंस ऑफ बोथ साइड, दोनों का डाइवर्जेंस ले लो, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि किसी भी वेक्टर के कर्ल का डाइवर्जेंस जीरो होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। वी नो दैट द डाइवर्जेंस ऑफ एनी कर्ल वेक्टर विल बी जीरो, वी नो दैट
the divergence of any kernel vector will be 0, so we can say that the divergence of j also be 0. तो इसका मतलब क्या हुआ? फ्रॉम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, आप जानते हो क्या होती है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन? नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, बता दूंगा। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बेटा ये होती है कि डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस, मतलब ये चार्ज डेंसिटी है और एक करंट डेंसिटी है, दोनों का इस तरह से होता है। अब आप बोल रहे हो कि डेल जे बराबर 0 है, तो जैसे आप यहाँ कुछ करोगे इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, डेल रो अपॉन डेल टी का वैल्यू कितना आएगा? 0. सो वी कैन से दैट द रो विल बी कांस्टेंट, द रो विल बी कांस्टेंट. So that is charge density does not depend on time. That is charge density does not ये कंडीशन है बेटा, इसीलिए हम लोगों ने ई वाला पार्ट इंक्लूड नहीं किया। हाँ, अगर मान लीजिए चार्ज डेंसिटी टाइम पर डिपेंड नहीं करती, सॉरी करती, तो फिर आप म्यू नॉड एप्सिलॉन नॉड डेल ई अपॉन डेल टी इंक्लूड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिलहाल अभी हमारे पास जो कंडीशन है उस अकॉर्डिंग वो डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अब इसकी एक बार एप्लीकेशंस पर ध्यान दे लेते हैं ताकि ये समझ में आए कि आखिर एम्पियर्स लॉ को यूज़ कैसे करना है, ठीक है ना। बड़ी आसान एप्लीकेशंस है, बहुत सारी एप्लीकेशंस 12th क्लास से मैच करती है, तो आपको इतना ज़्यादा लोड आएगा नहीं, ठीक है ना। बट फिर भी मे भी आप लोग 12th स्टैंडर्ड का खैर भूल गए होंगे, जहाँ तक मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप लोग को इतना कुछ याद होगा नहीं 12th क्लास का। तो इसीलिए थोड़ा नए सिरे से आपको पढ़ना है, एकदम परफेक्टली आपको पढ़ना है, ठीक है, ध्यान से आपको समझना है। लिखो एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ। नंबर 1, पहले एक लाइन लिखो, एम्पियर्स लॉ इज मेनली यूज्ड टू कैलकुलेट एम्पियर्स लॉ is mainly used to calculate number 1, circulation of magnetic field, circulation of magnetic field around a closed loop, around a closed loop, क्योंकि आप बी डॉट डी एल निकाल सकते हो ना बेटा, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। चलो ठीक है, सर्कुलेशन नहीं निकालना, बी डॉट डी एल नहीं निकालना, तो डायरेक्टली बी भी निकाल सकते हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी आप निकाल सकते हो, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट डिस्ट्रीब्यूशन, magnetic field due to current distribution, ये भी तो निकाल सकते हो ना आप, ठीक है ना बेटा, ये भी निकाल सकते हैं। चलिए
तो अब हम एक सवाल करते हैं जिससे थोड़ा आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, a direct current of current density J, और डायरेक्ट करंट, इसके सवाल ज़्यादातर वैसे ही होते हैं जैसे गाउस लॉ के हुआ करते थे, वैसे होते हैं इसमें भी। और डायरेक्ट करंट ऑफ current density J flows through around a uniform straight wire, flows through around a uniform straight wire with cross section of radius r, with cross section of radius r, find the magnetic field due to this current. Find the magnetic field due to this current as a function of r, as a function of r, मतलब distance का function, from the axis of the wire, from the axis of the wire, सिंपल। तो बच्चों एक काम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पर एक वायर निकालते हैं, ठीक है, एक वायर ले लेते हैं। इस वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, मतलब जो रेडियस है वो आर है, कैपिटल। ये वायर मान लेता हूँ मैं, थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने, थोड़ा मोटा बना दिया ताकि आपको दिख पाए। इसके ये उसकी खुद की एक्सिस है, और इस एक्सिस से जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है आई, वायर में से। ये जो रेडियस है ना बेटा, ये उसने बोला कैपिटल आर, बिकॉज क्रॉस सेक्शन कैपिटल आर है। अब मैं इस वायर के बाहर, मतलब कहीं पे इस पॉइंट पे क्या निकालना चाहता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहता हूँ। अब बाहर भी निकाल सकते हैं, वायर के अंदर भी निकाल सकते हैं, मोटा वायर है ना, तो वायर के अंदर भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। और टर्म्स मतलब करंट की टर्म्स में निकाल सकते हो, चाहो तो करंट डेंसिटी की टर्म्स में निकाल सकते हो। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ जहाँ पर भी मुझे निकालना है, जैसे हम लोग गाउस सरफेस ड्रॉ करते थे ना, ठीक वैसे ही हमको यहाँ पे एक एम्पियर लूप ड्रॉ करना है। जैसे मान लो बाहर निकालना है, तो बाहर आपको यहाँ पर इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, एक वर्चुअल एम्पियर लूप डिजाइन करना पड़ेगा। और अगर आपको अंदर निकालना है बेटा, तो आपको अंदर एक आर रेडियस का क्या करना पड़ेगा, एम्पियर लूप बनाना पड़ेगा। तो जिस भी डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, आप वहां पर क्या बना दीजिए, एक एम्पियर लूप बना दीजिए, ठीक है। तो चलो अपन निकाल के देखते हैं इन टर्म्स ऑफ करंट। अगर आंसर करंट की टर्म्स में निकालना है तो अलग होगा। सो इन टर्म्स ऑफ करंट, चलो करते हैं। पहला केस है आर ग्रेटर देन आर, मतलब आपको बाहर निकालना है, मान लेते हैं। तो हमारे पास जो है वो है बी डॉट डी एल,
यही तो होता है एम्पियर लूप, और हमको करंट की टर्म्स में चाहिए। तो म्यू नोड और जितना करंट एनक्लोज्ड है वो, तो जो एम्पियर लूप है उसने पूरा ही तो करंट क्रॉस कर रखा है, दिक्कत ही नहीं है। और मैग्नेटिक फील्ड और एल के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, वो तो खैर 0 ही रहेगा, आप चिंता मत करना उस बात का। तो मैग्नेटिक फील्ड भी गोल गोल घूम रहा है, और जो एम्पियर लूप है उसका डायरेक्शन भी गोल गोल ही है, तो एंगल तो खैर 0 रहेगा, नॉर्मली 0 रहता है। तो फिर बी डॉट डी एल, बी डी एल बन जाएगा, बी तो वैसे भी कांस्टेंट है, डी एल बेचारा अंदर रहेगा, और एनक्लोज्ड करंट कंप्लीट एनक्लोज्ड है क्योंकि वो वायर कंप्लीटली अंदर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीएल मतलब होता है बेटा एम्पियर लूप का लाइन इंटीग्रल। तो एम्पियर लूप आपने एक सर्किल की फॉर्म में बनाया है बेटा, तो सर्किल की फॉर्म में सर्किल का सरकमफेरेंस क्या होता है बेटा, 2 पाई आर। तो यहाँ पे आप सर्किल का 2 पाई आर लिख दो एम्पियर लूप की जगह, म्यू नॉट आई। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये देख पाएंगे कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोड आई मैंने करा है। इसका मतलब अब आप लोग इजीली बी का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। बी का वैल्यू निकालना बिल्कुल आसान है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आपको। बी का वैल्यू आप सीधा निकाल लीजिए, म्यू नोड आई अपॉन 2 पाई आर, सिंपल। समझ गए? तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए, सो बी इज इक्वल टू, समझ में आ गई बात? डायरेक्शन वाइज अगर बात की जाए तो बी गोल गोल घूम रहा है तो वो 5 के डायरेक्शन में होगा, वो कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्शन वाइज 5 के लिख सकते हो। चलिए दूसरा केस लेते हैं, आर लेस देन आर वाला केस। समझ में आएगी बात? चलो पहले आर इज इक्वल टू आर ले लेते हैं। सो फॉर आर इज इक्वल टू आर, कुछ नहीं करना, फिर तो आपको सीधा स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर लिखना है और कुछ नहीं होगा। करंट तो उतनी एनक्लोज करेगा वैसे भी वो, तो वो तो 2 पाई कैपिटल आर हो जाएगा। डायरेक्शन अगर आपको लेना तो 5 के ले लीजिए, गोल गोल घूमने वाली डायरेक्शन, है ना। हाँ मेन केस है ये वाला, फॉर, क्योंकि इसमें इतनी करंट एनक्लोज नहीं होगी ना, क्योंकि जो रीजन कवर होगा आर लेस देन आर में वो इतना रीजन कवर होगा, और करंट तो पूरे रीजन में है, तो इसमें तो कम होगी ना करंट फ्लो। तो इसमें ऐसे बोल देंगे ना हम लोग कि जो एरिया है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, सो पाई आर स्क्वायर में जो फ्लो होती है करंट, वो आई करंट फ्लो होती है, या फिर उल्टा बोल दो आई करंट फ्लो होती है पाई आर स्क्वायर एरिया में। ठीक है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, और अंदर की तरफ कंप्लीट करंट तो नहीं आएगी बट आई प्राइम आएगी, तो यूनिट एरिया में जो करंट फ्लो होती है, यूनिट एरिया में, मैंने क्या बना दिया, एक मिनट, इसको मिटाना पड़ेगा, वो मैंने कुछ फालतू का बना दिया, ये वाला फालतू का बना दिया। ठीक है, हाँ, तो यूनिट एरिया में जो करंट फ्लो होती है, मतलब यूनिट एरिया में जो करंट फ्लो होती है वो होती है आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, जबकि हमने जो एम्पियर लूप बनाया है वो है पाई आर स्क्वायर स्मॉल का, सो आई अपॉन आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर एरिया में छोटे वाले में, पाई आर स्क्वायर छोटे वाले एरिया में फ्लो होने वाला करंट दैट इज आई प्राइम इज इक्वल टू this thing. It's very easy, okay, it's very fine, okay. So we can say that the I prime is equal to IR square upon R square, और B तो खैर इनसाइड तो वही रहेगा R लेस देन R वाली कंडीशन में, और जो सर्कमफेरेंस होगा एम्पियर लूप का वो हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर, बाकी म्यू नॉट और जो करंट है वो हो जाएगी आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सो द मैग्नेटिक फील्ड एट R लेस देन R इज इक्वल टू, काट पीट कितना बचेगा,
क्योंकि आर स्क्वायर से ये कट जाएगा तो इधर शिफ्ट होगा तो 2 पाई r स्क्वायर। और अगर वेक्टर फॉर्म में निकालना तो फाई क्यूब डायरेक्शन में लोग ले सकते हैं। सो वी कैन सी द फाई क्यूब डायरेक्शन। क्लियर? तो ये हम लोगों ने किया पूरा प्रोग्राम आई की टर्म्स में। अब यही सारा प्रोग्राम हम लोग जे की टर्म्स में भी कर सकते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ जे, ये तो बड़ा आसान है, समझाता है वो कितना आसान है जे की टर्म्स में। मैं 3 केस बना रहा हूँ, आर लेस देन आर, आर इज इक्वल टू आर और आर ग्रेटर देन आर। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान। देखना बी डॉट डी एल, बस म्यू नोड आई की जगह आप जे रख दो। म्यू नोड आई बराबर जे डॉट डी एस होता है। सो जे डॉट डी एस, सब जगह सेम काम करना है आपको ना। सबसे पहले मैं आर ग्रेटर देन वाला केस ले रहा हूँ। तो पहले मैं आर ग्रेटर देन आर पे लेता हूँ। बच्चों ध्यान से सुनना, यहाँ पर बी और डीएल में तो खैर आपका ज़्यादा कुछ है नहीं, बट जो डीएल लेंगे वो एम्पियर लूप का लेंगे। तो ये एम्पियर लूप आपका आर तक कवर हो रहा है। और म्यू नॉट जे, यहाँ पर जो डीएस लेंगे ना बेटा, वो सरफेस एरिया लेंगे जहां तक आपका करंट डेंसिटी है, मतलब जहां तक आपका करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपका करंट तो बेटा वायर के अंदर अंदर है, मतलब आर स्क्वायर एरिया तक। तो हम लोग पाई आर स्क्वायर वो सरफेस एरिया लेंगे जहां तक करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका मतलब जो बी का वैल्यू आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r, सॉरी म्यू नॉट जे आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिसिटी चली गई, पर कोई बात नहीं बच्चों, पढ़ाई जारी रहेगी। ठीक है, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं बच्चों, तो यहाँ पे j एक वेक्टर क्वांटिटी है। वहां तो i था नहीं वेक्टर क्वांटिटी, बट यहाँ पे j एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो याद रखना कि b इज इन द वेक्टर फॉर्म इज सिंपली इक्वल टू म्यू नोड आर स्क्वायर, तो खैर कांस्टेंट है ही जो है, बट साथ में 2r भी कांस्टेंट है। जो वेक्टर आएगा ना वो आएगा j एंड क्रॉस आर के। ये याद रखना पड़ेगा आपको, जे और आर का क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में ही आपका बी वेक्टर फॉर्म में होगा। दूसरा केस लेते हैं आर इज इक्वल टू आर पे। तो ये केस कोई बड़ा नहीं, खैर बी जो एम्पियर लूप बनेगा वो आर इज इक्वल टू आर में बनेगा। तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट जे पाई आर स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो खैर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पाई से पाई गया, आर से आर गया, तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट आर अपॉन 2, कुछ नहीं, कैपिटल आर की, सॉरी स्मॉल आर की कैपिटल आर देना, कुछ नहीं, जे क्रॉस आर के, खत्म काम। ये आपका हो गया सरफेस पे ना। अब एक और केस बच रहा है बाहर अंदर की ओर। तो आर लेस देन कैपिटल आर की बात करें, सो बी डॉट टू, जो लाइन इंटीग्रल लाइन है वो आएगी एम्पियर लूप की। तो एम्पियर लूप तो खैर आप आर तक ही बना पाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास करंट डिस्ट्रीब्यूशन भी केवल आर तक ही रहेगा, स्मॉल आर तक, क्योंकि एम्पियर लूप इतनी करंट एनक्लोज कर पाएगा ना बेटा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो जो बी आएगा वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट स्मॉल आर अपॉन 2 एंड जे क्रॉस आर। और वैसे भी आर वेक्टर मल्टीप्लाई विद द आर इज इक्वल टू आर वेक्टर। तो यू कैन राइट दिस इक्वेशन एज बी इज इक्वल टू
म्यू नॉट बाई टू जे क्रॉस आर वेक्टर ऑल्सो, क्योंकि आर वेक्टर बराबर होता है आर मल्टीप्लाई विद द आर कैप। आर वेक्टर बराबर क्या होता है, आर मल्टीप्लाई विद द आर कैप। तो बच्चों ये चीज है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। शायद आपको पीछे का दिख नहीं रहा होगा, मैं इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है ना, क्या करें। एक मिनट रुको, एक मिनट। अब आ गई इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। अब आपको दिख जाएगा मैंने क्या लिखा है। तो आर मल्टीप्लाई विद द आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर होता है। तो इस तरीके से हम तीनों रीजन में निकाल सकते हैं। ये सेम वैसा ही प्रोसेस है जैसा गाउस लॉ का था। गाउस लॉ में जो आपने काम किया था ठीक वही काम करना है, ठीक है। बी डॉट डी एल, तो डी एल वो आएगा जो एम्पियर लूप का है, बराबर म्यू नॉट जे डॉट डी एस, तो डी एस वो आएगा जहां तक आपकी करंट एनक्लोज्ड है एम्पियर लूप में। तो जहां तक एम्पियर लूप में आपकी करंट एनक्लोज्ड है वही आएगा। तो इस तरीके से आपको रिजल्ट्स निकालना है, ठीक है। अब एक सवाल वैसा करते हैं जैसा कि आप लोगों ने होपफुली गाउस लॉ में किया होगा और आपको वो सवाल याद होगा। वो क्वेश्चन अगर आपको याद है तो फिर अगला सवाल भी आपको फेमिलियर लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म वायर वायर वैसे भी सिलेंड्रिकल होता, तो कोई सिलेंडर देते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराना मत। सिलेंडर मिलते ही सिलेंड्रिकल ही होता है शेप में वायर अपना, है ना। वायर का शेप सिलेंड्रिकल ही होता है। तो लिखो क्वेश्चन नंबर 2। किसी को अगर कुछ समझ में ना है ना तो एक बार ये 2 से 3 बार वीडियो को देखा करो, अपने आप आ जाएगा समझ में। इनसाइड अ लॉन्ग straight uniform wire around the cross section around the cross section there is a long round cylindrical cavity। सेम सवाल है, there is a long round cavity whose axis is parallel to axis of the wire, whose axis is parallel to the axis of wire। मतलब कहने का ये है कि जो कैविटी आपने काटी है ना, उस कैविटी की जो एक्सिस है वो उस लॉन्ग स्ट्रेट वायर एक्सिस के पैरेलल है, दोनों की एक्सिस पैरेलल है, ओके। whose axis is parallel to the axis of the wire displaced from the layer by a distance L, ओके। समझाते हैं अभी आपको। डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द
by distance L, by a distance L, find the magnetic field inside the cavity. Find the magnetic field inside the cavity. देखो सेम क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि वहां भी कैविटी वाले क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। यहाँ पर क्या है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। ये मैं यहाँ पर एक वायर क्रिएट कर रहा हूँ जो कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। ये एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है मान लेते हैं। अब ये कह रहा है कि एक कैविटी काटी है जो वायर की एक्सिस से एल डिस्टेंस पर डिस्प्लेस्ड है, और जो कैविटी की एक्सिस है वो भी वायर की एक्सिस के पैरेलल है। मतलब यहाँ पर हमने एक कैविटी काट ली, यहाँ पर हम लोगों ने एक कैविटी काट ली, ठीक है। और इस कैविटी की जो एक्सिस है ये वाली, वो इस वायर की एक्सिस के पैरेलल है, समझ रहे हो। और ये डिस्प्लेस्ड किया हुआ है एल डिस्टेंस पर। मैंने आपको पहले भी कहा था इस तरह के सवालों को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए बेटा, कैविटी वाले सवालों को करने के लिए दोनों सिस्टम को अलग अलग निकाल देना चाहिए। मतलब हम क्या करते हैं कि जो स्ट्रेट वायर सिस्टम है उसको एक अलग निकाल लेते हैं, ऐसा कुछ करके। यहाँ पर हमको एक वायर की तरह दे देना है सब काम, ठीक है। आपको बोला कि कैविटी के अंदर किसी पॉइंट पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो कैविटी के अंदर मैं ये पॉइंट डिजाइन कर रहा हूँ, इस पॉइंट को हम लोग यहाँ बना देते हैं, ये रहा वो पॉइंट। यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर कैविटी की एक्सिस कहीं ना कहीं है, इस तरीके से मैं मान लेता हूँ कैविटी की एक्सिस ये वाली होगी। मैं कैविटी नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैंने दोनों सिस्टम को अलग अलग सेपरेट किया है। हाँ, बट मैं ये मानूंगा कि ये पॉइंट यहाँ पर है और ये इस लॉन्ग वायर से सेंटर से, मतलब कि मान लेते हैं कि ये R1 वेक्टर डिस्टेंस पर है। ये जो डिस्टेंस है बेसिकली वो L है ना। अब मैं कैविटी स्ट्रक्चर डिजाइन करता हूँ जो ग्रीन कलर में मैंने बनाया हुआ है। तो जो ग्रीन कलर स्ट्रक्चर है वो ये वाला है, कैविटी स्ट्रक्चर। और ये कैविटी जो है ना, इसकी एक्सिस ये वाली है। हाँ, इसके आसपास वायर होगा मैं मानता हूँ, बट मैं बना नहीं रहा यहाँ पे। वायर की एक्सिस ये वाली है, मैं वर्चुअली बना देता हूँ, वो बात अलग है। ये वायर है, उसकी मनाही नहीं है, वायर तो है। बट इस तरह के सवालों को करने के लिए हमें अलग से एक बार देखना पड़ता है। और फिर हम लोग क्या करते हैं बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए आपको पहले भी सिखाया है मैंने। आपको इनसाइड निकालना ना यहाँ पे किसी पॉइंट पे, तो ये कैविटी की एक्सिस से R2 प्राइम पर है, R2 वेक्टर डिस्टेंस पर है। तो ये स्ट्रक्चर नहीं बन जाएगा बाहर अगर देखें तो। ये मेरे पास L होगा, ये मेरे पास R1 होगा, और ये मेरे पास R2 होगा। तो ऐसे नहीं बन जाएगा L प्लस R2 इज इक्वल टू R1। सो L इज इक्वल टू R1 माइनस R2। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। चलो ये बात तो एक अलग बात है। थोड़ा सा वापस बेसिक चीज़ों पे आते हैं। बेसिक चीज़ ये है बेटा कि हमारे पास ये जो आपका सिलेंडर है इसमें J चार्ज करंट डेंसिटी है। तो कैविटी हम जो निकालते हैं ना, इस कैविटी में करंट डेंसिटी माइनस J हो जाएगी। जैसे कि चार्ज डेंसिटी लिखी थी ना मैंने, नॉर्मली रो लिखा था, फिर जब कैविटी को हम लोगों ने अलग किया था
तो चार्ज कंजर्वेशन प्रोसेस की वजह से मैंने क्या किया था कि माइनस रो लिखा था। अब किसी भी वायर के अंदर किसी पॉइंट पर अगर करंट डेंसिटी J है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जरा देखना इधर, ये होता है इनसाइड इनसाइड द वायर, ये होता है म्यू बाई टू J क्रॉस R। ठीक वैसे ही अगर मैं वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 निकालता हूँ वायर के अंदर, तो वो हो जाएगा हमारे पास म्यू नॉट बाई टू J क्रॉस R। ठीक है, इन द सेम वे हम यहाँ B2 निकाल देंगे, सो B2 इज सिंपली इक्वल टू म्यू नॉट बाई टू J क्रॉस R2। बट बी श्योर कि J यहाँ माइनस में होगा, इसलिए यहाँ मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। J यहाँ माइनस में होगा, इसलिए यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। तो जब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की बारी आएगी तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड का एडिशन हम लेना पड़ेगा हमको, P1 प्लस B2। और जब ये लोगे आप लोग तो फिर ये आ जाएगा म्यू नॉट बाई टू, और J तो खैर कॉमन है तो J को तो रहने दो, बट क्लॉस R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और इसी को हम L बोलते हैं, है ना। सो म्यू नॉट बाई टू चेक कर सकते। अरे बात समझ में आ गई, इस तरीके से हमको सवाल करना है ना, आसान सवाल। और ये सेम वही मेथड है जो हम लोगों ने गाउस लॉ के टाइम पे लिया था। वहाँ पर भी कैविटी के क्वेश्चंस जब किए थे तो कैविटी के क्वेश्चंस करते वक्त हम लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखा था कि उस बॉडी में से कैविटी को बाहर निकाल लेंगे और नेगेटिव डेंसिटी के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे, तो ही हमारा काम बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, है ना बेटा। इस तरीके से हम कह सकते। तो अब आपको मेरे हिसाब से जो एम्पियर्स लॉ है उसके क्वेश्चंस करने आ गए होंगे, कैसे करते हैं, है ना। अब आप अलग अलग बॉडीज के लिए अलग अलग एम्पियर लॉ के क्वेश्चंस कर सकते हो। जैसे हम अगला सवाल करते हैं, लिखो कंसिडर अ कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल मतलब मोटी केबल होती है जिसमें एक वायर के अंदर दूसरा वायर होता है। क्वेश्चन 3, consider a coaxial cable with consist of an inner wire with consist of an inner wire of radius of radius a। मतलब उस एक्सिस उस केबल के अंदर एक वायर है जो ए रेडियस का है, सराउंडेड एन आउटर शेल surrounded an outer shell of inner and outer radii of inner and outer radii B and C। मतलब कि उसके ऊपर जो लेयर चढ़ी हुई है ना उसमें एक शेल है और उस शेल के दो रेडियस है, ए और बी और सी रेस्पेक्टिवली। स्ट्रक्चर शायद आप समझ रहे होंगे, धीरे धीरे आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। द इनर वायर
carries an electric current. The inner wire carries an electric current and outer shell carries an equal current and outer shell carries an equal current in opposite direction. सेम करंट है बेटा, जो कोएक्सियल केबल में वही सेम करंट आउटर शेल में, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में इन ऑपोजिट डायरेक्शन। बस अंतर इतना सा है कि वो डायरेक्शन क्या है उसकी, ऑपोजिट है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड at a distance x from the axis from the axis where x less than a, मतलब उस a के भी अंदर है वो x। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि जो x है ना उसको आपको b और a के बीच में रखना है। और तीसरा सवाल है x को c के भी बाहर ले जाना है। ये तीन कंडीशन रखना है। That assume that current density is uniform in inner wire and also uniform in an outer shell। ये तो खैर लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बट फिर भी लिख लो चाहो तो। That current density is uniform in an inner wire and also uniform in an outer shell। यूजुअली यूनिफॉर्म ही होती है वो। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर एक कोएक्सियल केबल है, उसने बोला है कि जो कोएक्सियल केबल है ना उसमें इनर वायर है, और वो जो इनर वायर है वो स्मॉल a रेडियस का है, ऐसा उसने पहले बोला है। मैं थोड़ा हल्का हल्का यहाँ पे इस वायर को बनाता हूँ। वायर एकदम मोटा ताज़ा है, तगड़ा है, जिसकी रेडियस स्मॉल a है। दिस इज द वायर विद रेडियस स्मॉल a। इसको सराउंड कर रखा है एक शेल से। शेल मैंने आपको बताया था, शेल एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो तरह की रेडियस होती है। तो इसको एक सराउंड कर रखा है एक ऐसे निकाय से जिसमें दो तरह की रेडियस है। एक तो ये रेडियस है और एक ये रेडियस है। मेरा डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा, बट आप समझ जाना है। जो इनर रेडियस दे रखी है उसने वो दे रखी है बी, मतलब ये बी है। और जो आउटर रेडियस आपको दे रखी है वो दे रखी है उसने सी। ये आपका है एक शेल। शेल एक वॉल्यूम के अंदर करंट को रखता है, बाकी वॉल्यूम खाली होता है, बट हाँ इनर रेडियस और आउटर रेडियस के बीच में ये वॉल्यूम को लेके रखता है। तो इस तरीके से हमने वॉल्यूम को रख दिया, ठीक है ना। ये कहना है कि डायग्राम दे रखा है इसने, पर डायग्राम में उसने एक चीज़ करंट की डायरेक्शन दे रखी है
सो जो अंदर वाला है ना उसमें करंट उसने दे रखा है आई नोड, और आउटर शेल में भी करंट सेम आई नोड ही है, बट उसका जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, मतलब अंदर तो क्लॉकवाइज है और बाहर आई नोड का डायरेक्शन दे रखा है उसने एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना। तो ये वायर है, वायर समझते हो, ये ऐसा होता है वायर, वायर होता तो ऐसा है, बट मैंने ये वाला फेस दिखा रखा है वायर का। आप बोलोगे सर आपने वायर तो बनाया ही नहीं, आपने तो गोले गोले बना दिए। अरे तो बेटा मेरे, क्रॉस सेक्शन एरिया बनाना होता है। ये अगर वायर है ना, तो इस वायर का क्रॉस सेक्शन ये वाला है, इसके पीछे है वायर, 3D में देखो इसके पीछे है वायर। कहने का मतलब ये है कि ये वायर ही है, तो वायर है तो ये इसके पीछे वाला पार्ट नहीं बनाया मैंने, ये पीछे वाला पार्ट भी होता है इसका, ये दिस इज द बैक साइड पार्ट। तो ये लंबा वायर है, ये लंबा ही वायर है, पीछे तक जा रहा है, ये बहुत लंबा वायर है। वो तो मैंने इसका क्रॉस सेक्शन बनाया है, इसीलिए आपको केवल आगे आगे वाला पार्ट दिख रहा है बच्चों, अदरवाइज ये है तो वायर ही। ठीक है, ये मत सोचना कि सर्किल ही सर्किल है, ये केवल हमने क्रॉस सेक्शन पार्ट बनाया है इसीलिए आपको ऐसा दिख रहा है। अब ये यूँ कह रहा है कि आपको 3 कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ऐसा कोई खास बड़ा सवाल है नहीं। सबसे पहले x लेस देन a वाली कंडीशन में लेता हूँ। नंबर 1 कंडीशन, कहने का मतलब ये है कि हम जो इनर वायर है वो बनाते हैं, इसमें मैंने एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करवा रखी है, सॉरी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करवा रखी है। ये मेरा ए पार्ट है और इसके अंदर x डिस्टेंस पर निकालना है, तो इस x डिस्टेंस पर मैं एक एम्पियर लूप क्रिएट कर देता हूँ। तो वही सेम प्रोसेस अपनानी है जो आपने पहले अपनाई थी, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, तो बी, और यहाँ पर जो लाइन होता है वो एम्पियर लूप का होता है जो कि 2 पाई एक्स है, म्यू नॉट जे जितना करंट एनक्लोज कर रखा है उसका सरफेस एरिया, तो पाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर, इतना ही करंट एनक्लोज है। तो एक्स से एक्स गया, एक्स बचेगा, तो जो बी आएगा वो आएगा म्यू नॉट जे एक्स बाई टू। ठीक है, और वी कैन से दैट बी इज इक्वल टू, अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए हमेशा की तरह, म्यू नॉट बाई टू जे क्रॉस एक्स। हाँ, अगर आपको आई की टर्म्स में निकालना है तो अलग बात है, ये तो जे की टर्म्स में हो गया, इन टर्म्स ऑफ आई वो भी आप निकाल सकते हो। ऑप्शन जिस टर्म में दिया हो ना आप तो उस टर्म में निकाल दो। तो वही बात है बी डॉट डी एल, पर यहाँ पे पूरी आई नोड करंट इंक्लूड नहीं होगी ना, यहाँ पर जो करंट आपने एनक्लोज कर रखी हुई होगी, तो पाई ए स्क्वायर एरिया के अंदर जो करंट फ्लो है वो आई नोड है, यूनिट एरिया में जो करंट फ्लो हो जाएगी वो हो जाएगी आई नोड बाई, तो हमारे पास जो एरिया है वो पाई एक्स स्क्वायर है, उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो आई प्राइम है, तो उसका वैल्यू हो जाएगा दिस थिंग। तो इसका मतलब बी डॉट और मल्टीप्लाई विद द लाइन एरिया ऑफ द एम्पियर लूप एंड म्यू नॉट आई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा। सो बी इज इक्वल टू, मतलब आई नोड, ये स्मॉल वाला दे रखा है ना आपको, तो म्यू नोड आई नोड एक्स अपॉन एंड 2 पाई ए स्क्वायर, दैट्स द थिंग। दूसरा उसने बोला है कि जो आपका x है ना वो a और b के बीच में है, यही तो दे रखा उसने सेकंड नंबर, b ग्रेटर देन a, x ग्रेटर देन a, यही दे रखा है ना आपको। तो दूसरी चीज को भी उस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलो करते हैं सेकंड चीज को सॉल्व, दूसरा लेते हैं। दूसरे केस में क्या है बेटा कि ये आपका ए है जिसमें आई नोड करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर कहीं पर आपको एक्स बनाना पड़ेगा,
क्योंकि a से बड़ा है x पर b से छोटा है, और यहाँ पर कहीं पे b है ही सही आपका ऑटोमेटिकली। तो डायग्राम अच्छा नहीं बनाता बट ठीक है, एडजस्ट कर लो आप। ये आपका c है, ये आपका x है, ये a है और ये b है। यहाँ पे ये आई नोड है और यहाँ पर ये आई नोड है, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास दो तरह की करंट अवेलेबल है। अब देखते हैं कितना करंट एनक्लोज कर रहा है। वैसे तो आपको पता लग गया, जो बाहर वाला आई नोड है वो तो एम्पियर लूप से ही बाहर है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इन टर्म्स ऑफ जे तो बड़ा आसान है। इन टर्म्स ऑफ जे अगर आपको निकालना है तो बी डॉट डी एल, तो वही सरफेस लाइन एरिया ऑफ द एम्पियर लूप म्यू नॉट जे, और डी एस आता है यहाँ पे। तो डी एस मतलब कितना उसने एरिया करंट ने कवर कर रखा है, तो पूरा पाई ए स्क्वायर को कवर कर रखा है उस बेचारे करंट ने। इतना ही करंट कवर किया हुआ है एम्पियर लूप के अंदर, मतलब पूरा आई नोड करंट कवर किया हुआ है। तो जो बी आपका आया उसमें पाई तो गया, बी जो आपका आया उसमें पाई तो गया, ठीक है। और क्या बचा, म्यू नोट बचा, आई बचा, ए स्क्वायर बचा अपॉन 2x बचा, है ना। और आपको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो बात अलग है। तो b in the vector form is equal to mu node a square upon 2x j vector dot x cap। ये वेक्टर फॉर्म में हो गया आपका, x कैप वेक्टर में होगा। इन टर्म्स ऑफ i निकालना है तो बात अलग है। इन टर्म्स ऑफ i अगर आपको निकालना है तब भी आसान है, ठीक है। तब भी आसान क्यों है, क्योंकि हमारे पास वही फॉर्मूला है b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई एनक्लोज्ड। तो आई एनक्लोज्ड कंप्लीट आई नोड ही है बेटा, क्योंकि वो आई नोड कंप्लीट कवर कर रहा है। सो b मल्टीप्लाई विद द 2πx, और उसने आई नोड ही पूरा कंप्लीट कर रखा है कवर, इसके अलावा कुछ और करंट कवरेज है ही नहीं उसका, इसके अलावा कोई दूसरा करंट कवरेज है नहीं, तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो बस हो गया तुम्हारा काम, बस b इज इक्वल टू म्यू नोड आई नोड अपॉन 2πx। अब लास्ट केस बच रहा है x ग्रेटर देन c वाला केस, नंबर थर्ड। तो नंबर थर्ड केस है x ग्रेटर देन c वाला केस, मतलब आपने सबसे बाहर की तरफ बनाया है। मैं इसी डायग्राम को यूज कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ बाहर की तरफ बना दूँ एम्पियर लूप थर्ड नंबर केस के अंदर, आप चाहो तो अलग से डायग्राम क्रिएट कर लो और इस बाहर की तरफ को x मान लो। तो बेटा अगर हम बाहर की तरफ को x मान लेंगे तो इन टर्म्स ऑफ j निकालना है, तो b मल्टीप्लाई विद दिस एम्पियर लूप का लाइन इज इक्वल टू म्यू नॉट j, और यहाँ पे वो आएगा सरफेस एरिया जितने में करंट एनक्लोज्ड है। तो करंट तो मेरे हिसाब से दो तरह की करंट है आपके पास में। तो एक तो वो करंट है जो अंदर वाले एरिया में, मतलब कि म्यू उसको J1 मान लेता हूँ मैं, जो क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, और उसका एरिया है ये पूरा एनक्लोज कर रहा है एम्पियर लूप। दूसरी जो करंट है ना वो बाहर वाली करंट है जो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, उसका सरफेस एरिया बेटा पाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्योंकि इतना ही एरिया कवर कर रहा है वो बीच वाला हिस्सा, और तो कोई हिस्सा कवर कर नहीं रहा ना वो, इतना ही कवर कर रहा है। अब आप बोलोगे सर J1 क्या है, तो J1 करंट डेंसिटी अंदर वाले की है, तो करंट अपॉन सरफेस एरिया, और J2 ऑपोजिट है आई नोट से, तो माइनस आई नोट अपॉन उसका सरफेस एरिया। समझ में आ रहा है इस तरीके से। तो दोनों करंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, तो b 2πx मल्टीप्लाई विद द म्यू नॉड, तो आई नोड माइनस आई नोड कर रही है, मतलब जीरो कर रही है। तो इसका मतलब
जो x लेस देन ग्रेटर देन c वाला हिस्सा है ना, वहां पर जीरो करंट फ्लो होगी। अब चाहे आप j की टर्म्स में निकालो, चाहे आप i की टर्म्स में निकालो, i की टर्म्स में निकालोगे तो ही आपको जीरो दिखेगा। बट हाँ, इन द सेम केस आपका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। समझ में आ रही बात? आपका आंसर क्या आएगा बेटा, जीरो ही आएगा। चाहे किसी भी तरीके से आप करके देख लो, उस तरीके से करोगे तब भी वही आएगा, इस तरीके से करोगे तब भी वही आएगा। आ गई बात समझ में? ये तीन केस थे, ठीक है। आपको होमवर्क ये दे रहा हूँ कि आप एक और केस बना लो। होमवर्क ये है कि यहाँ पर निकाल के लेके आना। बस आज की क्लास खत्म करते हैं हम लोग, और ये आपका होमवर्क है कि आप यहाँ पे निकाल के लेके आएंगे। ये केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ये केवल और केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अदरवाइज तो ऐसा कुछ खास मैं आपको देता नहीं, बट मैंने कहा चलो बस इतना पढ़ाया तो आप एक तो खुद कर ही सकते हो ना। एक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग से हो जाएगा ना। कर लोगे ना? प्रॉब्लम में तो नहीं आ जाओगे? गुड 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 गुड, चलो थैंक यू सो मच। आप लोग देखिए इसको और सीखिए। अगली क्लास में हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मैग्नेटाइजेशन का। जैसे पोलराइजेशन था वैसा ही एक छोटा सा मैं आपको डेमो दूंगा पोल मैग्नेटाइजेशन का, ताकि आप कुछ चीज़ सीख पाओ मैग्नेटाइजेशन के बारे में। ठीक है ना बच्चों? बाय बाय।